In this lecture, we'll study topic 1.4, part 2, that is theories of organic evolution. Let's begin. So, in this lecture, we'll study pre-Darwinism, Darwinism, and post-Darwinism. So, in pre-Darwinism, we'll basically study the Lamarckism, and that's a theory given by Lamarck. And in Darwinism, we'll study definitely about the theory of evolution given by Darwin. And in post Darwinism, there are various theories given by various scientists. We'll study them one by one. Although UPSC didn't mention about any specific name, but yeah, there are some important theories that we need to cover. So here I have included 3 or 4 of them, right? So let's start. So first of all, before we start studying about the pre-Darwinism, it's very necessary for you to know what is organic evolution. Organic evolution था क्या? So organic evolution basically कोई भी changes जो कि एक living being में होते हैं उन्हें हम organic evolution कहते हैं. It can be changes in plant as well as animal. So organic evolution के अंदर you will hear some very basic concepts, that is phylogeny and ontogeny. ये एक development process का part होता है. So phylogeny और ontogeny क्या होते हैं और इनकी significance क्या होती है, we'll understand with the help of an example. Say suppose हम एक चिकन का एग्जाम्पल लेते हैं और चिकन के एग्जाम्पल को लेते हुए हम एंटोजनी के बारे में समझेंगे. तो एक चिकन की जो पूरी लाइफ साइकिल है, एक सिंगल सेल से कैसे वो डेवलप होता है, देन इट डेवलप्स योक, एग बनता है, एग से हैच होने के बाद जब एक चिकन बाहर आता है तो वो जो पूरी लाइफ प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड ऑन्टोजेनी, यानी कि एक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, दैट इज सिंपली ऑन्टोजेनी. अगर हम फाइलोजेनी की बात करते हैं तो फाइलोजेनी इज बेसिकली द एवोल्यूशन ऑफ जेनेटिकली रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम जेनेटिकली रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं. सो हियर विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑस्ट्रिच. नाउ एज्यूम लाइक ऑस्ट्रिच इज अ डिसेंडेंट ऑफ द फैमिली ऑफ चिकन, एंड जो ऑस्ट्रिच की चिकन से ऑस्ट्रिच तक का जो सफ़र है उन चेंजेस को विल कॉल्ड फाइलोजेनी. आई होप आई एम एबल टू मेक इट क्लियर टू यू कि फाइलोजेनी और ऑन्टोजेनी में क्या डिफरेंस है. ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आगे अगर हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स पढ़ते हैं उस वक्त ये काम आएगा आपको. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेन टॉपिक, दैट इज प्री डार्विनिज्म. प्री डार्विनिज्म के अंदर जैसे मैंने पहले ही स्लाइड्स में बताया था कि लेमार्किज्म इज द मेन थ्योरी दैट वी हैव टू स्टडी. लेमार्किज्म के अलावा और आपको प्री डार्विनिज्म में और दूसरी कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है अभी के लिए. सो लेमार्किज्म ने क्या थ्योरी दी थी? ही गेव अ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. सो व्हाट वाज दिस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर? तो एक तो सबसे पहले आप अगर इन सेंटेंस को तोड़ तोड़ के भी देखेंगे तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर यानी कि किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की इनहेरिटेंस की बात हो रही है यहाँ पे, राइट? कि कैसे कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट अडेप्टेशन की वजह से कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर अडॉप्ट करता है और वो कैरेक्टर किस तरह से आगे चल के वो हेरिडिटरी तौर पे ट्रांसफ़र होती जाती है. लेमार्क ने ये प्रिंसिपल दिए थे. और इसके पीछे अब ज़रूरी बात है कि एक थ्योरी दी होगी तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई एजम्पशंस भी रहे होंगे, राइट? तो लेमार्किज्म के पीछे क्या एजम्पशन थे? एजम्पशन ये था दैट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. दैट्स द वेरी बेसिक एजम्पशन इन बायोलॉजी कि हम पढ़ते हैं कि जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था धीरे धीरे कैसे वो डेवलप होके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एंड सो राइट. Then the changes in the environment places demand on the organism for adjustment. This was the second assumption. Third assumption was the new organ resulted from that demand. सो बेसिकली अगर मैं लेमार्क के प्रिंसिपल से थोड़ा हट के या बायोलॉजी से थोड़ा हट के एक बहुत ही डेली लाइफ का एग्जांपल दो जो आज के डेट में आप काफ़ी रिलेट कर पाएंगे उससे, द हैबिट ऑफ वेयरिंग मास्क, राइट? आज से पहले जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं और जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं, आई डोंट थिंक पीपल प्रेफर वेयरिंग मास्क. दिल्ली में तो शायद लोग पोल्यूशन की वजह से कभी कभार मास्क लगा भी लेते थे, बट इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ पे पोल्यूशन का उतना इशू नहीं है, मास्क वॉज नॉट अ थिंग, राइट? बट बिकॉज ऑफ द COVID-19 कोरोना वायरस वी ऑल स्टार्टेड अडॉप्टिंग टू मास्क कल्चर, राइट?
So this was the change in the environment because of which the organism did some adjustment, right? ऑल्दो ये बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, बट आपके दिमाग में बिठाने के लिए, अगर आपको एग्जाम में रिकॉल करना हो तो एक हिंज काफ़ी होता है, राइट? सो बेसिकली लेमार्क ने 2 प्रिंसिपल्स दिए थे. अगर थ्योरी है उसके हमने एजम्पशन देखे. नाउ विल लुक इनटू प्रिंसिपल्स क्या क्या थे थ्योरी में. उन्होंने एक्चुअली में किन किन प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी. बेसिकली 2 मेजर थे, यूज एंड डिसयूज, एंड द सेकेंड वन वाज इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड ट्रेट. यूज़ एंड डिसयूज़ में उन्होंने सिंपली ये बताया था कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कोई भी स्ट्रक्चर या बॉडी पार्ट जो यूज़ में नहीं होते हैं वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और वो आगे हेरिडिटरी में पास ऑन नहीं होते हैं और इवेंचुअली दे गेट एलिमिनेटेड इंटायरली, राइट? तो इसका एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो वो है ह्यूमन अपेंडिक्स. ह्यूमन अपेंडिक्स का ह्यूमन बीइंग के अंदर अभी कोई यूज़ नहीं है, इसीलिए दे आर ग्रेजुअली डिसअपियरिंग, राइट? सो उन्होंने यूज़ एंड डिसयूज़ के बारे में बताया था. अगेन अगर हम बायोलॉजी से हटके बहुत एक सिंपल सा अगर एग्जांपल लेने की कोशिश करें, लाइक मसल्स. जो लोग बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस करते हैं या वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, दे हैव गुड बिल्ड अप, गुड मसल्स. बट जैसे जैसे वो करना छोड़ देते हैं या अगर आप नहीं करोगे एक्सरसाइज, वर्कआउट नहीं करोगे, फिजिकल एक्टिविटी भी आपकी ज़ीरो हो जाएगी, तो वो जो मसल्स है धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. तो दैट्स अ वेरी जनरल थ्योरी, राइट? कि अगर आप किसी चीज़ का यूज़ ना करो तो इट विल इवेंचुअली गो अवे. ऑल्दो अगेन आई एम सेइंग ये इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट यू कैन एबल टू रिकॉल. नाउ द सेकेंड प्रिंसिपल वॉज इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड ट्रेट. इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड ट्रेट का ये कहने का मतलब था लेमार्क का कि किसी चीज़ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अपना लेता है. उन्होंने इसके लिए एक एग्जाम्पल ये दिया था दैट जिराफ. इनका मानना था कि जिराफ की जो नेक है वो हमेशा से वैसी लंबी नहीं थी, जस्ट बिकॉज कि जिराफ को पेड़ में जो पत्ते लगे होते हैं उसको खाना होता था और उसके लिए उसने ये थोड़ी सी मशक्क़त की, थोड़ी सी मेहनत की, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी गर्दन खिंचती गई और वो लंबी हो गई, राइट? ये लेमार्क का कहना था. दिस वॉज द प्रिंसिपल, तो टेक इट ऑन द फेस वैल्यू. वो जो बोल रहे हैं अब हम आके देखेंगे वो सही था या गलत था, या आगे दूसरे जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा, राइट? सो अभी तक हमने ये जितना भी समझा या बात की, तो इसे अगर हम डायग्रामेटिक तौर पे एग्ज़ाम में अगर आपको प्रेजेंट करना हो, अगर क्वेश्चन में आपको लेमार्क थ्योरी के साथ साथ और भी दूसरी थ्योरीज को पूछा गया तो शायद आपके पास टाइम नहीं होगा या वर्ड लिमिट्स की अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट. यहाँ पे देखिए बात क्या कर गए है कि इंटरनल अर्ज, इन्वायरमेंटल चेंज से न्यू नीड्स पैदा होती है, ठीक है? न्यू नीड्स की वजह से या तो ऑर्गन का यूज़ होगा या तो डिसयूज़ होगा. अगर ऑर्गन का यूज़ होता है तो वो स्ट्रक्चर और बेटर डेवलप होगा. अगर डिसयूज़ होता है तो वो इवेंचुअली धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा. और ऐसा होने की वजह से क्या होगा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होगा जो कि दूसरे न्यू स्पीसीज की ओरिजिन में उनके साथ पास ऑन होता चला जाएगा. सो दिस इज अ डायग्राम दैट यू कैन रिलेट टू लेमार्क. सो सिग्निफिकेंस क्या थी लेमार्क की थ्योरी की? सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो ये था कि ऑल्दो दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड ऑन साइंटिफिक ग्राउंड्स, बिकॉज जो उन्होंने बात कही थी कुछ चीज़ें लाइक से फॉर एन एग्जांपल जिराफ वाली जो बात थी कि उसकी गर्दन लंबी हो गई जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू ईट सम लीव्स ऑन द ट्री, तो ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो पाया और इसे रिजेक्ट कर दिया गया. बट जो वन ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वॉज कि इसने जो थ्योरीज थी कि पहले इन साइंटिस्ट ने इतनी तरक्की नहीं की थी, आज से काफ़ी साल पहले की बात है, कि मैन की जो ओरिजिन है इट वॉज बिलीव टू बी ऑन सम रिलीजन ग्राउंड, कि गॉड ने इंसान को बनाया है, दे डोंट नो वेयर द मैन केम फ्रॉम. एडम एंड ईव की स्टोरी को जो हम सुनते आते हैं उसी से रिलेट करके आगे आगे बात की गई थी, बट वो इन्होंने उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं था. सो दैट वाज वन ऑफ द कमेंडेबल थिंग डन बाय द लेमार्क. बट अदरवाइज इनकी जो होल थ्योरी थी उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था. लेमार्क की थ्योरी के रिजेक्ट करने से पहले ऐसा नहीं था कि साइंटिस्ट ने उन्हें एज इट इज़ रिजेक्ट कर दिया. देयर वर सम एक्सपेरिमेंट्स डन ऑन टू द थ्योरी और उनको जब डिसअप्रूव किया गया तब जाके इनकी थ्योरी को रिजेक्ट किया गया. तो कुछ एक एग्जाम्पल्स अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. वन द फेमस वन वाज
बाय अगस्ट विस्मन। इन्होंने लेमार्क की थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट के ऊपर ये टेस्ट किया था। इन्होंने कुछ माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने माइस की जो टेल थी वो रिमूव कर दी और उनकी मेटिंग कराई। मेटिंग कराने के बाद जो माइस के जो ऑफस्प्रिंग थे उनकी जो टेल्स थी दैट वाज नॉर्मल। बट अकॉर्डिंग टू द लेमार्क थ्योरी, अगर रिमूव कर दी जाए टेल या अगर किसी माइस की टेल ना हो और वो मेट कर रहा हो तो उसकी जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एज इट इज़ यानी कि टेललेस माइस होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। सो दैट्स हाउ द थ्योरी गॉट रिजेक्टेड। बट ये जो यूज़ एंड डिसयूज़ की जो थ्योरी थी, द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट वी टॉक्ड अबाउट, उसको सर्टेन एक्सटेंट तक करेक्ट माना गया था, क्योंकि कहीं कहीं चीज़ों पे वो लागू हो भी सकता है, नहीं भी, बट ओवरऑल द थ्योरी वॉज रिजेक्टेड, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, दैट इज डार्विनिज्म की तरफ। रिमेंबर हमने 3 पार्ट में पढ़ना है, प्री, डार्विनिज्म एंड देन पोस्ट। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डार्विनिज्म। डार्विनिज्म में अपनी एक फेमस किताब होगी, आपने उसका नाम सुना होगा, हमने जब 8th-9th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी पढ़ी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेस इन द स्ट्रगल ऑफ लाइफ के बारे में बात करी थी। सो बेसिकली थ्योरी है तो उनके कुछ प्रपोजिशंस भी होंगे। तो डार्विनिज्म ने क्या क्या प्रपोजिशंस दिए थे? The first one was variation is the characteristics of every group of animal and plants, and that is why the organism may differ in many ways. See, ये जब थ्योरी की आप प्रपोजिशन को पढ़ते हैं तो you'll be able to relate that yes, all organisms are not same. Different organisms have different kinds of requirements and characteristics, right? This is very obvious. Second one was there's a natural tendency among the organism to reproduce more and more but remain stable under natural condition. See, organism की जो reproductive capabilities होती है, if you see और if you know, एक जो सिंगल स्पैरो होता है उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इवन इंक्लूडिंग द फ्लोरा, फौना एंड एवरीवन। ये क्या इतने हैं कि जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है उसको ओवर पावर कर जाए? नहीं, बिकॉज देयर इज अ रीज़न फॉर दिस। बस रिप्रोडक्शन से काम नहीं चलता है, रिप्रोडक्शन के साथ साथ आपको अदर रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। एनिमल्स के लिए द बेसिक रिक्वायरमेंट इज फूड। We are not here just talking about the animal, for the species altogether, all the species, but yeah, I'm taking it an example for the animals. That is why I'm saying कि animal की अगर आप example ले तो struggle for survival होता है कि अगर आपके पास limited food है और वो food सब में पूरा नहीं हो रहा है, there is no need that you keep on reproducing many child. Although animal ये family planning नहीं करते हैं, but still, right? Then survival of the fittest. See, survival of the fittest, this is the core theory of the natural selection. Survival of the fittest का क्या मतलब है? Like it simply says the survival of only those that is satisfactorily adopted and others get eliminated. Again, this is very obvious and valid in our day-to-day lives also. हम अक्सर बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो चीज़ों को झेल जाएगा वो जिंदा रह पाएगा, राइट? तो इसीलिए हर्बर्ट स्पेंसर ने बेसिकली इसको ये जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो तमगा है वो दिया था। देन द लास्ट वन इज इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस के अंदर इन्होंने बात की है कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होता है, वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा वो ओवर पावर कर लेता है कुछ एक पर्टिकुलर सिलेक्शन कि आगे वो हेरिडिटरी बेसिस पे प्रिवेल करता है, राइट? तो इसका हम अगर एक एग्जांपल लेके समझना चाहें तो फीमेल पिकॉक्स दे प्रेफर मेटिंग विथ मेल्स दोज हु हैव वेरी ब्राइट टेल्स, राइट? तो ये जो फीमेल पिकॉक की ये एक पर्टिकुलर कंसर्न है दैट दे यूज टू मेट ओनली विथ मेल पिकॉक्स हैविंग ब्राइट टेल्स। इससे इवेंचुअली क्या हुआ कि धीरे धीरे जो मेल पिकॉक्स थे, आज के डेट में मोस्टली विल फाइंड मेल पिकॉक्स विथ ब्राइट टेल्स। आपको ये पता होगा जो मोर नाचते हैं, दे आर नॉट द फीमेल वन, दे आर द मेल वंस, राइट? और यू कैन फाइंड लाइक मैनी सच पिकॉक्स कि जहाँ पे जिनके टेल्स बहुत अच्छे ब्राइट हो। यू विल रेयरली फाइंड अ पिकॉक, मेल पिकॉक विथ लाइक यू नो नॉट सो ब्राइट टेल्स एंड सो दैट्स बिकॉज कि ये जो प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस है ये आज से नहीं बहुत सालों से होता है। एंड डार्विन की थ्योरी में एक और फेमस एग्जाम्पल है गैलापागोस फिंचेस का।
गैलापागोस फिंचेस के एग्जाम्पल में ये बताया गया था दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स ऑफ फिल्चेस, राइट। और ये बीक्स की फिल्चेस की जो वेरिएशंस थी, इसके वजह से दे हैव इवेंचुअली डेवलप्ड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज. I have written the example out here. You can check it out for details. Now see, अब थ्योरी है तो उसके कुछ मेरिट डिमेरिट्स क्रिटिसिजम्स भी होंगे. तो डार्विन की थ्योरी के भी कुछ क्रिटिसिजम्स थे. He did overemphasis on natural selection, ignoring the role of other factors like mutation, variation, isolation, and genetic drift. Like for example, हमने जो पीकॉक वाले एग्जाम्पल में भी बात करी थी, उसमें नेचुरल सिलेक्शन की बात की गई थी, बट अदर फैक्टर, म्यूटेशन भी होता है, वेरिएशन, आइसोलेशन, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, उनको इसमें कंसीडर नहीं किया गया था. It did not explain the origin and transmission of variation. His theory did not explain the phenomena of degeneracy. Over-specialization by certain organisms was not explained by Darwin. He did not explain the cause of variation and did not specify the significance of macro variations. So see, there are like certain specific things that you need to mention while writing down the demerits of Darwinism. अगेन डार्विनिज्म की थ्योरी में भी हमने जैसे पहले लमार्क की थ्योरी में भी बात करी थी दैट हाउ यू कैन प्रेजेंट इट थ्रू अ डायग्राम. सो सबसे पहले अगर हम रिकॉल करें कि व्हाट वी स्टडीड इन डार्विनिज्म, तो हमने यही फैक्ट तो हमने ये देखा दैट देयर कैन बी अ रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बट इवन दो द टोटल नंबर रिमेन्स द सेम. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. देन वी हैव सीन दैट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है और वेरिएशन हेरिडिटरी भी होती है. इसके रिजल्ट से क्या होता है? देयर इज अ नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. देन वी हैव सीन दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी होता है और एनवायरनमेंट में भी चेंज भी होता है. इसके वजह से क्या होता है? देयर इज काइंड ऑफ एन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन लीडिंग टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, जैसे हमने गैलापागोस फिंचेस के केस में देखा था. तो उसी तरह से आप इस डायग्राम के हेल्प से यू कैन सी लाइक देयर इज अ वेरिएशन होगी, then there is some selection hoga, there is some retention process, and then a new organism will prevail, right? Now coming to the last part, that is post Darwinism में जैसे मैंने पहले आपको बताया, and now coming to post Darwinism, that is last part, right? सो पोस्ट डार्विनिज्म के अंदर जैसे मैंने पहले बताया था, देयर आर लाइक थ्योरीज ऑफ गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, बट जो कि आपके सिलेबस पे मेंशन नहीं है कोई स्पेसिफिक थ्योरी के बारे में, तो विल कवर द इम्पॉर्टेंट वंस आउट हियर, राइट. So among those, the first theory is theory of isolation given by Wegener. Wegener ने बताया है like there are two or more population of the same species get separated because of some physical or geographical variation, or they may occupy different areas. Thus, natural selection occur independently in each segregating population. टू समराइज इट इन विद एन एग्जाम्पल, अगर आपने सुना होगा स्नो लेपर्ड के बारे में, तो स्नो लेपर्ड एंड लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एन अदर लेपर्ड्स, they are all part of cat family, right? So there is a variation because of their geographical and other physical environment. They have adopted through different kinds of an environment and other factors, right? So this can be one of the example to understand this theory of isolation. Then coming to the next theory, that is theory of mutation. Theory of mutation was given by Hugo de Vries. So here I have included एग्जाम्पल फॉर दिस. सो एज यू कैन सी, म्यूटेशन में क्या होता है, लाइक नॉर्मल प्लांट है, नॉर्मल प्लांट के सीड्स, तो कुछ सीड्स में भी लाइक उनसे नॉर्मल प्लांट निकलेंगे एंड कुछ सीड्स में कुछ डिफरेंट प्लांट्स होंगे. एंड देन जिन नॉर्मल प्लांट्स की फिर से सेल्फ पॉलिनेशन होंगी, देयर विल बी अनदर नॉर्मल प्लांट्स जो कि अगेन मेजॉरिटी में होंगे, एंड देयर विल बी फ्यूअर डिफरेंट प्लांट्स, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान बिल्कुल एक जैसे ही प्लांट्स हो. दे कैन बी फ्यू वेरिएशंस. एंड अगेन जो डिफरेंट प्लांट्स होंगे उनमें भी जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, देयर विल बी डिफरेंट प्लांट्स जो कि मेजॉरिटी में रहेंगे, बट देयर विल बी अगेन सम अदर सॉर्ट ऑफ प्लांट्स एज वेल. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटेशन. म्यूटेशन में अभी रीसेंट एग्जांपल आप ले तो कोरोना वायरस के आप केस को देख सकते हैं. कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स है, म्यूटेंट्स है. द वेरी रीसेंट वन दैट वी आर हियरिंग अबाउट इज द यूके वेरिएंट, राइट. तो यूके वेरिएंट क्या है? दैट इज कोरोना वायरस ओनली, दैट इज कोविड-19, बट उसकी अलग वेरिएंट है. नाउ साइंटिस्ट विल फर्दर डू द स्टडी एंड विल गेट टू नो कि वेरिएशंस क्या है और कैसे है, राइट. बिकॉज कोरोना वायरस दैट इज ऑल्सो म्यूटेटेड वायरस, राइट. कोरोना वायरस ऐसा है नहीं कि इट हैज़ वी नो फॉर द फर्स्ट टाइम. इट्स अ न्यू म्यूटेटेड वेरिएंट
ऑफ सम वायरस दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड, जो कि सार्क और MERS के केस में था, राइट? तो वो रिसेंट एग्जाम्पल है, यू कैन कोट दैट एज वेल. नाउ कमिंग टू थर्ड, theory of continuity of germ plasm. This theory was given by Weismann. सो विस्मन ने इस थ्योरी में बोला था, और इस थ्योरी को समझने के लिए भी एक बहुत ईजी और आसान सा एग्जाम्पल है. सबसे पहले देख लेते हैं थ्योरी क्या बोली थी उन्होंने. उन्होंने ये बोला था दैट सोमैटोप्लाज्म मेक अप ऑल बॉडी ऑर्गन्स एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स ड्यूरिंग विच दे लूज द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस. सी, ह्यूमन बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक सोमैटो सेल्स एंड दूसरा जर्म लाइन सेल्स. जर्म लाइन सेल्स बेसिकली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाते हैं, एंड सोमैटोप्लाज्म और सोमैटो सेल्स दे आर मेकिंग अदर बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स. तो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म में ये बात की गई थी कि ये जो सोमैटोप्लाज्म है दे लूज देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और बिकॉज दे आर मेकिंग अप ऑल द बॉडी ऑर्गन्स. बेसिकली अगर आप इसको लेम लैंग्वेज में बोले तो वो थक जाते हैं और वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं फर्दर. बट इन केस ऑफ जर्म प्लाज्म, चूंकि उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही बनाना होता है, दे हैव लाइक मोर कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस मोर. तो इसीलिए जो जर्म प्लाज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हेरिडिटरी ट्रांसफ़र होती हैं, जबकि सोमैटोप्लाज्म की नहीं होती है. एज सिंपल एज इट इज़. और इसका सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कि एक रेसलर है. रेसलर का बच्चा आपने देखा है कभी? वो बच्चा पैदा होते ही उसके भी डोले शोले बने हुए, ऐसा होता नहीं है, राइट? बिकॉज दैट दे हैव टू अक्वायर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, क्योंकि वो उसको अपने माता पिता से नहीं मिली होती है हेरिडिटरी तौर पे, राइट? सो दैट इज़ वाई कि वो सोमैटोप्लाज्म का पार्ट होता है, दोज मसल्स एंड एवरीथिंग, एंड वो ट्रांसफरेबल नहीं होता है. इंस्टीड द जर्म लाइन और द जर्म सेल आर ट्रांसफरेबल. नाउ the last one is rediscovery of Mendel's law of heredity. See, rediscovery, that means कोई Mendel law of heredity रही होगी, उसकी rediscovery हुई होगी. Yes, you are right about it. So हम Mendel law of heredity के बारे में भी समझेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं rediscovery हुई क्यों थी आखिर. सबसे पहले तो Mendel ने जो law of heredity दी थी उसे accept नहीं किया गया था, even like after 34 years. If I remember correctly, it was somewhere around in 18 I am forgetting the year by the way, but anyways, तो उनकी जो थ्योरी थी that was unacceptable till 34 year. और आपने ये भी पता होगा कि डार्विन की भी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था पहले, और लेमार्क की थ्योरी को तो रिजेक्ट ही कर दिया गया था. तो इसी तरह दे ऑल्सो डिड सम struggle of their own to make their work recognized. And finally, De Vries, Corin, and Tesmark, they were other independent scientists who rediscovered the Mendel's work. यानी कि उन्होंने मेंडल के जो postulates थे उस पर स्टडी करी, and they find it out कि yeah, it was true, it holds true even today. तो अगर हम देख लेते हैं कि अभी जो ये मेंडल की प्रिंसिपल्स थे ये क्या क्या थे. सो मेंडल ने बेसिकली जो स्टडी की थी, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट द पी प्लांट एक्सपेरिमेंट, द फेमस पी प्लांट एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल ने पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था. ऑल्दो वो आपके एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए ही सिमिलर लागू होता है. और ये जो एक्सपेरिमेंट था, थ्रू दिस ही एक्सप्लेन दैट हाउ वी इनहेरिट आवर आई कलर, हेयर कलर, एंड इवन टंग रोलिंग एबिलिटी. दैट मीन्स even the smallest details, how do we inherit all those from our parents. तो इन्होंने इसके बारे में बात करी थी. तो इन्होंने बेसिकली 3 postulates दिए थे, 3 theories दी थी. The first one was fundamental theory of heredity. Fundamental theory of heredity में इन्होंने बताया था inheritance involves the passing of discrete unit of inheritance or genes from parents to offspring. So आप इस example में भी देख सकते हैं that cross fertilization हुआ, then self fertilization के बाद you can't say कि कौन से selection कितनी होगी. It's very discrete in a way. So that was the idea given by Mendel. Now the principle of segregation. प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने बात करी थी कि जब भी आपके फ्यूजन्स होते हैं तो ड्यूरिंग दैट फ्यूजन एंड देयर इज अ सेग्रीगेशन प्रोसेस. आपने पूरा मीटोसिस, मायोसिस, इन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा होगा, आई वोंट गो इनटू डिटेल, बट ही सेड कि सेग्रीगेशन होता है, और सेग्रीगेशन में गैमेट दे डू सम रैंडम फ्यूजिंग. ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं होता है, रैंडम फ्यूजिंग होती है, एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन.
प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में उन्होंने बात की थी, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो खुद सेल्फ सेलेक्ट करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसका सिलेक्शन इसके साथ होगा, उसका सिलेक्शन उसके साथ होगा. इट मे हैपन कि जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है दैट राउंड रिंकल येलो एंड ग्रीन, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा भी हो सकता है. इट मे हैपन देयर इज अ round pea with green color. It may happen there's a round pea with a yellow color, a wrinkled pea with a yellow color. It can happen in any way, right? So now coming to the last slide, we'll discuss about the difference in between Darwinism and Lamarckianism. तो ऑलरेडी ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो आई वुड सजेस्ट कि इंस्टीड ऑफ गोइंग थ्रू दिस टेबल, वो आप खुद से देख लेना. हम इस डायग्राम और सॉरी इस पिक्चर के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. सी इट्स वेरी क्लियर आउट हियर लेमार्क की थ्योरी में बोला गया था क्या और डार्विन की थ्योरी में क्या बोला गया था, और दोनों कैसे डिफरेंस है. हम दोनों में एग्जाम्पल जिराफ का ही लेंगे. तो लेमार्क की थ्योरी के हिसाब से उन्होंने ये बोला कि जो जिराफ थे, सारे के सारे जिराफ के गर्दन ही छोटे थे, और उनकी गर्दन की स्ट्रेचिंग हुई जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू ईट द लीव्स आउट देयर ऑन द ट्री, एंड बिकॉज ऑफ दैट, ड्यू टू द ग्रोथ और द स्ट्रेचिंग, द ट्रेट्स गॉट ट्रांसफर्ड, और फाइनली जो आज के डेट में हम जिराफ्स देखते हैं, दे आर ऑल हैविंग लॉन्ग नेक्स. सो दिस वॉज द थ्योरी गिवन बाय लेमार्क. बट डार्विन ने अपने थ्योरी में ये बताया that giraffe, there were some giraffes with long neck, not all of them, but there were some, and because long neck were favorable for them to eat the leaves on the tree, that was inherited further and then got transferred. हमने पढ़ा था कि जो चीज़ें उनको ज़्यादा फेवरेबल लगती है वो पास ऑन हो जाती हैं, और जो ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, राइट. तो इनके केस पे भी वही हुआ, दैट जो लॉन्ग नेक था दैट वाज मच मोर फेवरेबल देन द शॉर्टर वन, बिकॉज दे हैव टू ईट द लीव्स ऑन द ट्री, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गॉट पास्ड ऑन, एंड फाइनली आज जो हम जिराफ्स देखते हैं, दे हैव ऑल लॉन्ग नेक्स. So this is a very simple example to understand. Further you can check out the table or other differences को आप देखने के लिए, right? So I hope you enjoyed today's lecture and you learned something out of it.